हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक्चुअली मैंने तो मन बना लिया था कि मैं ये चैनल छोड़ दूंगी, पर मैंने सोचा कम से कम मैं ये स्टोरी तो पूरी कर दूं ताकि आप लोगों को निराशा ना हो। और आई एम वेरी सॉरी कि आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। हाँ, ये स्टोरी पूरी करने के बाद शायद मैं ये चैनल बंद कर दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्टोरी कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं अभी ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। शायद मैं वापस भी इसलिए आई हूँ कि शायद हो सकता है आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के इतने प्यार से मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए और मुझे सोचने की हिम्मत मिले कि मुझे क्या करना चाहिए। सॉरी गाइस, शायद हो सकता है कि मेरी बातों से आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पता नहीं क्या कह रही हैं, पर सीरियसली मैं दिल से सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्टोरी कंप्लीट करना चाहती हूँ। और शायद हो सकता है इसके माध्यम से मुझे भी मेरी कोई राह मिल जाए, या मुझे अपने जीवन में क्या करना है उसका कोई हल मिल जाए। तो चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो शायद आप लोग कहानी को थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी पार्ट हैं मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखे हैं, उन सभी पार्ट्स को आप एक बार फिर से देखिए और इस कहानी को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। शाओचान सॉन्ग से कहता है कि आगे बताओ, आगे क्या हुआ। तो सॉन्ग कहता है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कहीं भी हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा था। तब जाके हमें पता लगा कि इस देश में मलिक खानदान का कितना दबदबा है। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो लियांग खानदान के खिलाफ आवाज़ उठा रख सके। और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, पुलिस को सब कुछ बता रहे थे कि मेरे परिवार के साथ लियांग खानदान ने क्या किया, तो उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस वाले उनके साथ हम पर हंस रहे थे। ऐसा मानो जैसे कि उनकी नज़र में मेरी बहन की कोई इज्जत ही नहीं है, या उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये सब देखकर मुझे अपने आप से नफ़रत हो रही थी। मेरी इस दुनिया में जीने की चाहत ख़त्म हो गई थी। मैं इस बेदर्द दुनिया में जीना नहीं चाहता था। पर अंकल अभी भी मेरे साथ थे। अगर मैं कहीं चला जाता या मुझे कुछ हो जाता, तो फिर अंकल का क्या होता। धीरे धीरे अंकल की भी तबीयत खराब होने लगी। हमारे पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। अब शहर के साउथ साइड में हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं अंकल को साथ लेकर शहर के इस हिस्से में आ गया। उस समय यहाँ के हालात इतने बुरे नहीं थे। भले ही यहाँ पर ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी मलिक खानदान का इस हिस्से पे इतना दबदबा नहीं था। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि काश उस रात अंकल ने तुम्हारी मदद नहीं की होती, तो आज हमारा परिवार जिंदा होता और हम सब एक साथ होते। जो कुछ भी मेरी बहन के साथ हुआ था, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था। मैं तो यही सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ इससे भी बदतर होना चाहिए था। इससे पहले कि सॉन्ग आगे कुछ कह पाता, किसी ने उसे इसके चेहरे पर एक जोर से मुक्का मारा और सॉन्ग बेहोश होकर नीचे गिर गया। ईबो के बार बार मना करने के बाद भी सॉन्ग लगातार बोले ही जा रहा था, लेकिन जोचेंग से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सॉन्ग को एक जोरदार मुक्का दे दिया। चेंगी उसे उठाकर होश में लाने लगा। जैसे ही वो होश में आया, चेंगी उसे एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला था कि जान ने उसे मना करते हुए कहा कि चेंगी, छोड़ दो उसे। चेंगी ने जैसे ही अपने बॉस का ऑर्डर सुना, उसने सॉन्ग को छोड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। ईबो जान की आंखों में इस तरह से देखने लगा जैसे कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर किसी भी बात का दोष लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना बुरा उनके साथ हुआ था, उतना ही बुरा तुम्हारे साथ भी हुआ था, इसलिए
पिछली किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जैसे ही इबो ने जान की आंखों में देखा तो वो चौंक गया। उसे जान की आंखें कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। उसे तो लगा था ये सब सुनकर अब तक जान ने रोना शुरू कर दिया होगा, पर उसे उसकी आंखों में कहीं पर भी आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। जान इबो को देखकर मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, मेरा भरोसा करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इबो को जान की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसके पास जाकर देखने लगा कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और जब उसे तसल्ली हो गई कि जान बिल्कुल ठीक है और वो अपने आप को संभाल सकता है, तो वो चुपचाप पीछे हटकर वहीं पर खड़ा हो गया। जान सॉन्ग के पास आ गया और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारे परिवार से उतना ही प्यार करता था जितना तुम अपने परिवार से करते थे, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। पर अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे जिम्मेदार ठहराकर ये सब भूल जाओगे तो ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि असली गुनहगार अभी भी जिंदा है। जब अंकल ने मेरे बजाय अपनी बेटी को चुना था तभी मैं सारे इल्जामों से बरी हो चुका था। जब उनकी बेटी के साथ यहाँ गलत हो रहा था तो दूसरे देश में कहीं मेरे साथ भी बहुत गलत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में लियांगोंग को तो बता दिया था ना। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचूं तो फिर मुझे भी उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए ना, उन्हें गलत समझना चाहिए ना। इसलिए मैं अंकल को किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, और ना ही तुम उनकी पत्नी और बेटे के साथ हुए दरिंदगी का जिम्मेदार मुझे ठहरा सकते हो। मैं किसी दरिंदे के गुनाहों को अपने सर पे नहीं लेने वाला हूँ। पर मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया था? पर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उन लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को बिना सजा दिए छोड़ा नहीं जा सकता है। जान की बात सुनकर सॉन्ग चौंक गया। वो उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि उसकी इतनी कड़वी कड़वी बातों का जान पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कि उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर जान की आखिरी बातें सुनकर उसे भी विश्वास हो गया था कि 7 साल पहले जान के साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ था। फिर सॉन्ग वहाँ पर खड़े बाकी लोगों की तरफ देखने लगा। उन्हें देखकर उसे विश्वास हो गया था कि ये सभी लोग जान के साथ हैं, और जिस तरह से वो जान के साथ पेश आ रहे थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि जान उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लियांगहोंग के बेस को बम से उड़ाया गया था तब मुझे कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो गया था कि कोई ना कोई तो लियांगहोंग से टक्कर लेने के लिए आ गया है, पर उसे ये पता नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही वी है जिसे वो बहुत सालों पहले जानता था, और शायद वी लियांगहोंग से बदला लेने के लिए ही वापस आया है। उसे मन ही मन अब ये विश्वास हो गया था कि लियांग खानदान का अब खात्मा होना तय है। तभी जान ने 2 कदम पीछे हटकर कहा कि ये बात सही है कि अंकल ने उस रात मेरी मदद की थी, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं उनसे बार बार इसी बात की गुजारिश कर रहा था कि आप मेरे मामले में मत आइए। आपके लिए यही सही रहेगा कि आप मेरे मामले में ना पड़े, पर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उनसे कितनी बार कहा था कि आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, पर वो मुझे छोड़ने के लिए पानी के उस जहाज़ तक भी आए थे जिससे भागकर मैं इंडिया पहुंच गया था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी थी, पर उस रात उन्होंने जो मेरी मदद की थी उसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा, और मैं मरते दम तक उनके इस कर्ज को नहीं उतार सकता। मैं उनकी पत्नी और बेटी को तो वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं उन्हें उसी अस्पताल में इलाज के लिए भेज सकता हूँ जहाँ पर मेरा इलाज हुआ था 2 सालों तक। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स उनका इलाज करेंगे। जान की बात सुनकर सोंग मुस्कुराते हुए कहा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है?
क्या अंकल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? क्या वो पहले की तरह बात कर पाएंगे? सॉन्ग की बात सुनकर जान ने कहा कि मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि अंकल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे या उनके साथ क्या होगा, पर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर उनका इलाज करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अंकल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अभी मेरे साथ एक डॉक्टर है जो तुम्हें अंकल के बारे में सब कुछ सही सही बता सकते हैं। इतना सुनते ही हाईक्वेन ने कहा कि हाँ, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है। ये ज़्यादा आसान तो नहीं होगा, पर अगर सही तरह से उनका इलाज किया जाए तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। और इस दौरान उनके परिवार वालों का उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इतना सुनते ही सॉन्ग ने कहा कि मैं अभी सिंगापुर छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर जितने भी लोग लियांग खानदान के विरुद्ध खड़े हैं, मैं उन सबका लीडर हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अगले राष्ट्रपति चुनावों में बेंजामिन की सहायता करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार अगर उनसे उनका पावर छिन गया तो उन पर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से यहाँ के कानून की भी हमें मदद मिल जाएगी और इस तरह से मैं अंकल के परिवार का बदला लियांग खानदान से ले सकता हूँ। और शायद ये सब देखकर अंकल को अच्छा लगे और वो ठीक हो जाए। सॉन्ग की बात सुनकर जान ने कहा कि मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम लियांग खानदान के सभी लोगों को जेल के पीछे सड़ते हुए देखना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे 24 घंटे का वक्त दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि असली बदला क्या होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ और देखो कि मैं उन लोगों को कैसी सजा देता हूँ। तुम मेरा साथ देना चाहते हो क्या? जान की बात सुनकर सॉन्ग ने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? इसलिए ताकि तुम उन सभी दोषों से मुक्त हो सको जो तुम्हारी वजह से हुआ है। सॉन्ग की बात सुनकर जान ने कहा कि तुम चाहे कितना भी कह लो, पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूँ। मैं अपने आप को किसी भी बात के लिए दोषी नहीं मानता हूँ। मैं ये सब सिर्फ अपने आप के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं इन दुख भरी यादों को पीछे छोड़कर अपनी आगे की जिंदगी खुशी से जी सकूं। यूं जिंदगी भर रोने से कोई फायदा नहीं है। जान की बात सुनकर सॉन्ग ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें 24 घंटे देने के लिए तैयार हूँ। जान अपना प्लान सभी के साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि हमें साउथ साइड जाने से पहले एक बार अपने ठिकाने पर चलना चाहिए। जोचेंग फिर से पति पत्नी की नोकझोंक नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी कार से अकेला वापस जा रहा था। वहीं सॉन्ग ईबो के साथ दूसरी कार में वापस जा रहा था। कार में वापस जाते समय ईबो ने जान को एक पानी की बोतल दी और कहा कि तुम थोड़ा सा पानी पी लो, पर जान ने उसे किसी बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो उसकी तरफ इस तरह से देखने लगा जैसे कि उसकी आंखों में बहुत दर्द है। वो किसी को भी कुछ बताना नहीं चाह रहा था, पर जब से उसने सॉन्ग की बातों को सुना था, उसे अंकल के परिवार के लिए बहुत दुख हो रहा था और उसे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। वो ये सोच रहा था कि अंकल की बेटी की अभी उम्र क्या थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद वो उसकी ही उम्र की होती, पर उसे ये सब सोच सोचकर अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था, घुटन हो रही थी। वो चाहकर भी अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत को देखकर ईबो उसके बालों को सहलाने लगा और उसने उसका मुंह खोलकर बोतल को उसके मुंह में लगा दिया। जान ने बिना कुछ सोचे समझे पूरी बोतल एक बार में ही खाली कर दी। ईबो ने पूछा, क्या तुम्हें और पानी चाहिए? पर जान ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। ईबो उसकी हालत समझ गया था, इसलिए वो उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसने कहा कि जान, मेरे पास आ जाओ। ईबो की बाहों में आते ही जान को सुकून
मिलने लगा और देखते ही देखते उसकी सारी फीलिंग्स बाहर आने लगी। ईबो, तुमने देखा अंकल किस नज़र से मुझे देख रहे थे? उनकी नज़र में कितना दर्द था, जैसे कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। अंकल को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनकी बेटी के बारे में सुनकर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। ईबो ने कहा, हाँ मैंने देखा और मुझे पता है कि इन सब बातों का तुम्हें बहुत दुख है। इतना कहते ही ईबो जान के बालों को सहलाने लगा। ईबो अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी स्थिति में जान को सिर्फ उसके सपोर्ट की ज़रूरत है। उसे ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि उसके साथ कोई है, कोई अपना जो उसके दर्द को अपना समझता है और इसी सपोर्ट से वो इस दर्द को भी झेल लेगा। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि वो अभी भी अंदर से उतना ही नाजुक है, उतना ही नरम है जितना वो पहले हुआ करता था, लेकिन उसने अपने आप को ऊपर से कठोर इसलिए बना लिया है ताकि कोई उसे कमज़ोर ना समझ सके। पर अभी भी उसे उन बातों का उतना ही फर्क पड़ता है जितना उसे पहले पड़ता था। वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में फिक्र करता रहता है। यही कारण है कि उसके ऊपर बोझ अब और बढ़ गया है। तभी जान ने कहा कि ईबो, मैं उनकी मौत के जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो। इतना कहकर जान ईबो की आंखों में देखने लगा। ईबो ने जान को प्यार से समझाते हुए कहा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम इन चीज़ों के बारे में अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तुम अपने आप को उन चीज़ों के बारे में दोष क्यों दे रहे हो, जबकि तुम तो ये जानते भी नहीं थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें पता होता कि यहाँ पर अंकल की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, अगर ये तुम्हें पता होता तो शायद तुम तुरंत यहाँ पर वापस आ जाते उन्हें बचाने के लिए, और तुम उन्हें बचा भी लेते। इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में अपने आप को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? तभी जान ने कहा, तुमने सुना ना, उन लोगों ने अंकल की बेटी को कितनी बेरहमी से मार डाला। वो सिर्फ 16 साल की बच्ची थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उस दरिंदों ने उस मासूम सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। वो लड़की लियांग होंग की बेटी के समान थी, फिर भी उसने उसके साथ खिलवाड़ किया, उसको इतनी बेरहमी से मार डाला। क्या कोई अपनी बेटी की उम्र समान लड़की के साथ ऐसा कर सकता है? कोई इंसान इस हद तक दरिंदगी कैसे दिखा सकता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो लोग भी मेरे करीब होते हैं उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता है। मैं भी तो इंसान हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था? क्यों हुआ? ईबो ने जोर से जान को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि जान, तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम कहो तो मैं अभी की अभी उन सब लोगों को मरवा देता हूँ। तुम्हें 24 घंटे का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे लियांग खानदान का अभी सफाया करवा सकता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रातों को रात पूरा लियांग खानदान कहाँ गायब हो गया है। और रही बात लियांग बाओ की, तो उसके साथ तुम जो कुछ भी करना चाहो वो तुम्हारी इच्छा। तुम उसके हाथ काट दो, पैर काट दो, गोली मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें इन सब दर्द से छुटकारा मिल जाए, तुम्हें सुकून मिल जाए। ईबो की बातें सुनकर जान चौंक गया और वो उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि ईबो। अपना नाम सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और कहा कि मैं कोई साधु नहीं हूँ जो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान देखे हैं और उन निशानों को देखकर तुम्हें दोबारा उन दरिंदों के पास जाने की
सोच भी नहीं सकता। और आज जो मैंने अंकल की बेटी के बारे में सुना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब।